ये आपका है ना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ी सी टिपिकल सी चीज़ है, इसमें बहुत सारी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम अलग से पढ़ ही क्यों रहे हैं। जैसे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ लिया, तो आपने देखा कि भाई सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग होता है ये। भाई कितना a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। एंगल चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ये तो इसमें स्पेशल है। वैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो इस नेचर की आती है ना, कि भाई जो प्रॉब्लम आएगी आपको कि भाई जब फिजिक्स में आप रिलेशंस देखोगे तो बहुत सारे रिलेशन जो होंगे वो मल्टीप्लाई वाले होंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ जो कि मल्टीप्लाई इन्वॉल्व करते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला मैंने लिख दिया। सेकेंड मैंने लिख दिया कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि वर्क इक्वल टू क्या होता है बेसिकली आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन आता है टॉर्क का, है ना। टॉर्क या कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क का सिंबल ये होता है ताऊ, हम इसको बोलते हैं। जो टॉर्क की वैल्यू होगी, इसका वैल्यू जो होती है वो आर इंटू एफ होती है। आर इज द पोजिशन वैक्टर, आर को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका पोजिशन वैक्टर, है ना। तो तीनों में मल्टीप्लाई तो हो रहा है कि मास और एक्सलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा, एंड पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क के लिए सिंबल हम ताऊ यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको इन तीनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है कि भाई जो तीनों मल्टीप्लाई करके रिलेशन आ रहे हैं इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता वर्क स्केलर क्वांटिटी है, बाकी वेक्टर है? क्वांटिटी। हाँ नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अलग तरह की चीजें हैं। तो जैसे आपने एक सही बोला है कि ये जो वर्क है वो आपकी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, कि भाई फोर्स भी वेक्टर है ना, कि आप ध्यान रखना कि यहाँ पे फोर्स जो है एक वेक्टर है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो हम इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे ऐसे। लेकिन जो वर्क है इसको मल्टीप्लाई करके ये स्केलर आ रहा है ना, कि ये क्या आ रहा है बेसिकली आपका स्केलर आ रहा है। आप बाकी आपने बोला है कि फोर्स एंड टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब ये टॉर्क के ऊपर भी एरो आ जाएगा, इसके ऊपर भी एरो आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, मतलब ये फोर्स भी वेक्टर है ना। ये आपका पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर है ना। तो जो टॉर्क आ रहा है ये भी वेक्टर है, कि टॉर्क क्या आ रहा है बेसिकली आपका वेक्टर आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड में तो फर्क ये है कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर भी आ सकता है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका वेक्टर भी आ सकता है। लेकिन फर्स्ट एकदम अलग चीज है। फर्स्ट में आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और एक्सलेशन जो है वो वेक्टर है ना। तो वेक्टर का साइन सिर्फ इसके ऊपर हम लगाएंगे, तो मतलब स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर ही आ रहा है ना। तो ये तीनों का नेचर अलग है। एक के केस में स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक के केस में दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो स्केलर आ रहा है, और थर्ड केस में दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी आपका वेक्टर ही आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन टिपिकल चीज होती है। हाँ, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को इसलिए हम तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट एक्चुअली वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का पार्ट नहीं है क्योंकि उसमें तो स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ है ना, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, कि जब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। देन रिजल्ट विल बी स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर। तो इसमें तो कुछ सोचने का है ही नहीं, कि जब भी आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने टाइम्स ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, देन रिजल्ट विल बी द स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर। ये क्वांटिटी तो हमेशा वेक्टर होगी। लाइक अगर मैं बोलूँ कि
मास इंटू वेलोसिटी, तो मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जब स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आता है ना। तो ये तो एकदम अलग से चीज़ है, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है भाई, ये तो जहाँ पर रिलेशन में आ रहा है कि वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वेक्टर ही हो जाएगा, है ना। बस वो क्वांटिटी का नेचर चेंज हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। मेन चीज आपको जो पढ़ना है, ये दो चीजें पढ़नी है आपको, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मेन जो चीज आपको पढ़ना है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले आप इसको लिख लो। ओके, हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मेन वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का मतलब वही है ना, कि दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो ये एक्चुअली दो तरह का होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर जो होता है, एक जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन का एक टाइप जो होता है उसको कॉल्ड एज ए डॉट प्रोडक्ट, या कई बार हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वी कॉल्ड एज ए स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका गया। तो जब डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट ही, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर का एक कैटेगरी आ गया डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, देन रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसका उल्टा भी सही है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा है, मतलब वो डॉट प्रोडक्ट होगा। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो का नेचर जो है वर्क आ रहा है, तो वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम डॉट प्रोडक्ट हम निकालें कैसे, तो कोई भी दो वेक्टर आपको दिया होगा कि दिस इज द वेक्टर ए, है ना, और एक कोई दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी है, इसके बीच में अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना, वो ये होती है कि जब भी हम ए वेक्टर डॉट ऑफ बी निकालेंगे, है ना, डॉट के मतलब यहाँ डॉट लगा लेंगे, तो हम बोलेंगे भाई ए डॉट बी की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये आपका गैस है ना। तो आप देखो एलएचएस साइड पे तो दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन आरएचएस साइड पे सारी क्वांटिटी स्केलर है, तो इसलिए मैंने बोला है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, बेसिकली आपकी स्केलर हो जाएगी, है ना। तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, थीटा जो हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, है ना। तो अब इस बात है, सारा जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है। तो किसी केस में अगर मैं थीटा ले लेता हूं कि 0 डिग्री है, कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो जब थीटा मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो जो ए डॉट बी की वैल्यू होगी, है ना, ये सिंपल ए बी के इक्वल हो जाएगी। मैं मैग्नीट्यूड को लिख नहीं रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ से एरो हटा दिया है मतलब वो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर वेक्टर होता तो मैं इसको डाल इस तरह से लिखता, तो ए डॉट बी में अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। किसी केस में अगर थीटा जो है मैं 180 डिग्री ले लूँ, है ना, तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ से ए डॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी -1 हो जाएगी, माइनस ए बी हो जाएगी, है ना, कि थीटा 0 डिग्री पे आपका ए बी हो गया, 180 डिग्री पे माइनस ए बी हो गया। अगर किसी केस में थीटा मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ कि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब इस फॉर्मूले में 90 पुट करूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा ना, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो कई बार परपेंडिकुलर चेक करने के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, कि कोई भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली आपका 0 होगा। या उल्टा भी सही है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मीन्स ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, बेसिकली आपकी 0 हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला पे ही हम इस तरह से फोकस करते हैं
है ना। किसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका इस तरह से फोकस करेंगे सारी चीजें कि जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो ये यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग थीटा चेंज होता जाएगा, है ना। तो थीटा 0 है तो सिंपल ए भी हो जाएगा, 180 डिग्री है तो माइनस ए भी हो जाएगा, अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट तो एकदम आसान है। जैसे किसी केस में अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आई इज ए यूनिट वेक्टर एंड अदर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है ना, कि सिंपल सा दो यूनिट वेक्टर जो कि सिमिलर नेचर के हैं उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, ए डॉट बी वाला। मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, दूसरा आई कैप, और आई के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे आपका आ गया cos 0 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर, ये भी 1 होगा और cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो आई डॉट वाई हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये प्रूव कर चुके हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। तो बार बार आपको फिर से फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एक बार अगर आपने ये लिख लिया ना तो फिर आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे किसी ने भी आपसे अगर ये बोला कि व्हाट इज द 3i डॉट ऑफ 4i, तो अब ऐसा नहीं कि फिर से फॉर्मूला यूज करने लगे, भाई 3 और 4 को तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, और आई डॉट आई 1 होता है तो 12 आंसर आ गया। किसी ने भी आपसे बोला कि 3i कैप डॉट ऑफ 4i कैप क्या होगा, तो 3 इंटू 4 तो सिंपल मल्टीप्लाई होकर 12 हो गए, और आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो 12 आंसर आ गया। तो एक बार फॉर्मूला यूज करके जब ये पता चल गया तो हम इसको बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको सीधे अप्लाई कर देंगे। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे अगर मैं जे डॉट जे ले लूँ तो ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे में अगर के डॉट के ले लूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। मतलब जो सिमिलर यूनिट वेक्टर होते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इसी केस में अगर मैं ऐसा ले लूँ कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आई डॉट जे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो अभी आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आप इसको ऐसा लिख लो वैसे एक बार, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और जे परपेंडिकुलर होते हैं। भाई ये अगर आई कैप डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन जो होगी वो जे कैप होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री आ गया, है ना। तो कुछ भी आई जे की वैल्यू हो से फर्क नहीं पड़ता है, 90 अगर आ गया तो 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे 0 हो गया। सेम वे अगर मैं जे डॉट के ले लूँ ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर के डॉट आई ले लूँ ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें 0 हो गई। तो सिमिलर का 1 होता है, परपेंडिकुलर का 0 हो जाता है। तो कहीं भी अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द 3i डॉट ऑफ 4j कितना हो जाएगा, तो ऐसे नहीं कि फिर से कैलकुलेशन करके फॉर्मूला लगाएंगे। 3 इंटू 4 तो 12 होगा, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 12 इंटू 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा, है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ पे हम एक लाइन लिख दूंगा मैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, इज कम्यूटेटिव। कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो जो ए डॉट बी होगा, कम्यूटेशन का मतलब ये हो जाएगा कि ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो जैसे आई डॉट जे अगर 0 होता है तो जे डॉट आई भी 0 ही होगा। तो वेक्टर, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डॉट प्रोडक्ट की आपकी बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ये थोड़ा सा मैंने, है ना। तो ये हमने वो चीज एड्रेस कर ली कि भाई वर्क जो आता है वो कैसे निकालेंगे। तो हम अब लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू सिंपल प्रोडक्ट नहीं, कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि नाइन्थ वगैरह क्लास में आपको वेक्टर नहीं पता था इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो स्केलर हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये हम कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया, है ना। अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। आपके एनसीईआरटी में ये जो चीज दी हुई है ना, ये आपकी मोशन इन प्लेन में दिया हुआ है, अलग से कोई वेक्टर चैप्टर नहीं है। मोशन इन प्लेन में ही थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बताया हुआ है ना। तो बाकी चैप्टर तो एनसीईआरटी में मिलता है आपका, लेकिन ये नहीं मिलेगा, है ना। ये आपका चलो हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसी को कई बार हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट सेम चीज होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी। इस केस में बोलेंगे रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी वेक्टर, विल बी वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन containing two vectors, plane containing two vectors, है ना, and its direction is given by right hand thumb rule. Direction is given by right hand thumb rule, क्योंकि अब इसमें अगर वेक्टर होगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। This direction is given by the right hand thumb rule. ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, है। तो सिंपल से अगर मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो पहले तो मैं सिंपल सा इसकी डेफिनेशन वाइज ले लेता हूँ। इस तरह से मैं डेफिनेशन ले लेता हूँ कि आपका एक वेक्टर आपका ए हो गया, दूसरा वेक्टर आपका ये बी हो गया। इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है कि व्हाट इज द ए क्रॉस बी, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट। लाइक अभी आप निकाल रहे थे जो कि भाई टॉर्क जो होगा, टॉर्क भी वेक्टर है, तो आर इंटू एफ सिंपल नहीं, ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा, है ना। कि सिंपल एफ और आर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, बल्कि आर क्रॉस एफ हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए क्रॉस बी आ गया। ये जो ए क्रॉस बी होगा ये होता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी इंटू यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है, और यहाँ पे एक एन कैप आ जाएगा, है ना। एन कैप इसलिए लगाया क्योंकि इसके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होगा वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन हम एन कैप से दे रहे हैं, है ना। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये लिखना बहुत जरूरी है आपको कि एन कैप क्या चीज है एक्चुअली में। एन कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। भाई जो भी रिजल्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपका एन कैप है। तो ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप आ जाएगा। अब मेन चीज है ये एन कैप निकालें कैसे। तो एन कैप के लिए देखो यहाँ पे दो हिंट दिया हुआ है। एक तो आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो अगर कोई भी वेक्टर, जैसे मैंने बोला है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, अगर ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो ऑब्वियस बात है जो भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा विल बी जेड एक्सिस के अलाउंग होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड एक्सिस ही तो होगी। तो सिंपल सा हम बोलेंगे पहले का मतलब ये हो गया कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी जेड एक्सिस होगी। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि रिजल्ट विल बी, है ना, अलोंग जेड एक्सिस। अगर एक्स वाई है तो, अगर वाई जेड है तो उसके परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्स है तो उसके परपेंडिकुलर होगा। जिस भी प्लेन में दो वेक्टर लाई कर रहे हैं
हमेशा दो वेक्टर तो कोप्लेनर ही होते हैं ना, कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो जिस भी प्लेन में वो दोनों वेक्टर लाई कर रहे होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी होगी। अब परपेंडिकुलर में जैसे आपने बोला जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस में मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना। पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब हो जाएगा हम के कैप की बात कर रहे होंगे, और नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब हो जाएगा माइनस के कैप की बात कर रहे होंगे। तो इन दोनों में क्या होगा, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल कि भाई क्या डायरेक्शन होगी, तो इसको आपको ठीक से समझना होगा थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा इसका वीडियो ओपन करके आपको समझा देता हूँ सर, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी दूसरी चीज आ गई ना, तो मैं जस्ट आपको इस तरह से वीडियो ओपन करके बता देता हूँ, ये आपको ठीक से समझना होगा, अदरवाइज तो बाद में आपको याद ही रहता है। और इसका शॉर्टकट मेथड मैट्राइसेस वाला भी होता है, वो भी हम बता देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आपको ये डायरेक्शन पहली बार में समझना होगा। मैं जस्ट थोड़ा सा वीडियो ऑन करके आपको समझाता हूँ, है ना। ये आपको दिया हुआ है, ये जस्ट मैंने बोला कि ये आपके दो वेक्टर्स इस तरह से, है ना, कि भाई इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, है ना, ये आपका इस तरह से वीडियो ये आपका आ गया है। तो इसमें ए और बी दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर ए इस तरफ है और बी वेक्टर अगर ऐसा है तो अपना राइट हैंड हम लेंगे, है ना। इस प्लेन में दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके लाई कर रहे हैं, अपना राइट हैंड आप ले लोगे और पहले जो वेक्टर लिखा हुआ है ए उसकी तरफ आप इस तरह से इंडिकेट करो, है ना। राइट हैंड के फिंगर को ए की तरफ डायरेक्ट करोगे और ए से बी की तरफ आप कर्ल कर लोगे, ए से बी की तरफ। तो जो थंब होगा ना इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो आप देखो थंब प्लेन से बाहर आ रहा है ना, अगर ये ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है, तो जब हम ए क्रॉस बी लेंगे ऐसे ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ लेना है, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपके प्लेन से बाहर आ रहा है। प्लेन से बाहर आने का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, के कैप, है ना। तो जैसे मैंने इस केस में जो लिया था, है ना, कि इस केस में जो मैंने लिया था कि भाई इस डायग्राम के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन हो जाएगी इस केस में आपकी पॉजिटिव के कैप हो जाएगी, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है ना। ए से बी की तरफ टर्न कर दिया तो प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है ना। लेकिन इसी में अगर मैं बी से ए की तरफ जाता तो पहले बी की तरफ लिखता मैं ऐसे, और फिर बी से ए की तरफ टर्न करता तो ये थंब अंदर की तरफ जाता है। तो मतलब ए क्रॉस बी तो पॉजिटिव के कैप है, लेकिन इसी केस में अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं तो जो बी क्रॉस ए होगा ये आपका माइनस के कैप हो जाएगा। मतलब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास प्रॉपर्टी आ गई, वह इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है बल्कि अपोजिट होता है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लेके आएंगे, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ। तो ये राइट हैंड क्या होता है, इसलिए आपका थंब रूल होता है कि ए से बी की तरफ कर्ल करोगे तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो थंब होगा इसके रिजल्टेंट की क्या होगी, इसलिए आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये जस्ट हम इसमें शो कर रहे हैं ना कि थंब जो होगी इस दोनों के रिजल्टेंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जस्ट हम इसमें कि किस तरह से हम डायरेक्शन करेंगे, है ना। तो जैसे ए क्रॉस बी अगर के कैप है तो बी क्रॉस ए जो है वो माइनस के कैप है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब ए क्रॉस बी, है ना, इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए, बल्कि दोनों में नेगेटिव का साइन है। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, कि अगर एक के कैप है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, राइट। तो ये इसकी डायरेक्शन हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट इसलिए इजी था क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन भी आ गया तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है। चलो फ्लॉप है।
ठीक है, ये आपका गैस है। तो वी कैन डिस्कस दिस। अब मैं वही आई कैप जे कैप में आ जाता हूँ। ये चीज़ें जानने के बाद हम आई कैप जे कैप के बारे में आते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो यूज़ वही होगा। जैसे ये सारे डिस्कशन से ना, जो डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन था आपका, उससे ये आपका रिजल्ट आ गया कि भाई सारे सिमिलर का 1 होता है, डिसिमिलर का 0 हो जाता है। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का भी रिजल्ट हम याद रखेंगे और उसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना, कि उसको डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये आपका है। ये आपका, तो जैसे अगर आप अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप, है ना, कि आई क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी होगी बेसिकली आपकी। तो आई क्रॉस आई कैप की वैल्यू जो हो जाएगी ना, हाँ इस केस में थोड़ा सा हम ये भी पहले समझ सकते हैं, है ना, कि भाई जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, है ना, कि किसी भी केस में अगर मैं ऐसा ले लूँ, इसके पहले मैं ये लिख लेता हूँ, इफ ए इज, है ना, पैरेलल टू बी, पैरेलल टू बी वेक्टर, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पैरेलल होने का मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 आ जाएगा, इनफैक्ट नल वेक्टर आ जाएगा। इसको हम 0 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 0 वेक्टर आ जाएगा। अब आप देखो 0 वेक्टर हम डिफाइन ही क्यों करते हैं, क्योंकि ए अगर वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी वेक्टर आएगा ना, भले ही वो 0 आ रहा है। तो अगर ए और बी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जैसे परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट 0 करते थे, पैरेलल चेक करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, हाँ, कि अगर पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, है ना, तो एंटी पैरेलल टू बी का मतलब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें साइन इन्वॉल्व है ना, तो साइन 180 डिग्री 0 ही होता है। तो इस केस से भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा। ये पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 वेक्टर होता है ना। तो परपेंडिकुलर में डॉट 0, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, तो आपको पता ही चल गया कि आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, कि भाई यहाँ पे एक आई कैप है, क्रॉस ऑफ आई कैप है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई कैप इंटू साइन 0 डिग्री, तो नॉर्मली ये 0 आ जाएगा आपका। वेक्टर लगा लो या नहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता उससे, आई क्रॉस आई 0 आ गया आपका। ऐसे ऐसे ही जो जे क्रॉस जे होगा इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जो के क्रॉस के होगा इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सिमिलर वाले सारे क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। अब हम आ जाएंगे आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे जो होगा ना, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ जे इंटू आई, और जे में एंगल 90 डिग्री होगा, इंटू यहाँ पे के कैप भी आ जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप होगा राइट हैंड थंब रूल से, कि अगर ये आई कैप है और ये अगर जे कैप है ना, तो जब आई से जे की तरफ जाएंगे और कर्व फिंगर आपकी, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो मतलब वो के कैप हो जाएगा। मतलब आई क्रॉस जे में ये सारी चीजें तो 1 हो गई, लेकिन ये के कैप के इक्वल आ गया। तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप होगा, लेकिन आपको जो जे क्रॉस आई होगा ये के कैप नहीं होगा बल्कि माइनस के कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो पहले बाहर की तरफ आ रहा था, अब इनटू द प्लेन आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। सेम वे जब हम जे क्रॉस के लेंगे ये आपका आई कैप आ जाएगा,
लेकिन जब के क्रॉस जे लेंगे तो ये माइनस आई कैप आ जाएगा, है ना। सेम में हम लेंगे के वेक्टर क्रॉस ऑफ आई कैप, तो ये आपका जे कैप हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस के जब लेंगे तो ये आपका माइनस जे कैप हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों को याद कैसे रखें भाई, यूज तो आपका यही चीज़ होगी बार बार। तो याद करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, एक आई कैप बना लो यहाँ पे, बार बार इसको रूल को यूज मत करो आप, है ना। ये रूल को यूज करके ही सारा कुछ आया है, लेकिन याद करने के लिए हम ऐसा बना लेंगे, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है। जब इस ऑर्डर में जाएंगे तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप हो जाएगा, के कैप। जे क्रॉस के इज द आई कैप, है ना। और जो के क्रॉस आई होगा वो जे कैप हो जाएगा। तो जब इस एरो के अलॉन्ग जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव होगा, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे अलॉन्ग एरो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड अपोजिट टू एरो, जब ये अपोजिट टू एरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो याद करने का ये तरीका होता है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। जब अपोजिट जाएंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो आ तो के रहा है लेकिन वो माइनस हो जाएगा, है ना। वो चीज़ क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से हम करते हैं, है ना। तो वही चीज़ अगर आपको ये रिजल्ट पता चल गया ना, तो आपको बार बार इसको यूज नहीं करने के लिए फिर से फॉर्मूला यूज नहीं करना है ऐसे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो यूज करके तो सारा कुछ ला रहे हो। तो किसी ने भी अगर आपसे बोला कि व्हाट इज द 3i क्रॉस ऑफ 4i कैप, तो 3 एंड 4 तो 12 होता है, लेकिन आई क्रॉस आई हम जानते हैं 0 होता है, ये 0 होता है। किसी ने अगर आपसे बोला कि व्हाट इज द 3i कैप क्रॉस ऑफ 4j कैप, तो 3 एंड 4 तो 12 होता है, एंड व्हाट इज द आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के कैप, तो 12 के कैप हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी जो कि आई जे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। आई जे प्लेन के कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मेन चीज डायरेक्शन का है ना, कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये आपका है राइट। तो जस्ट मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो बेस्ड ऑन ऑल दीज डिस्कशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैंने 2 वेक्टर ले लिया, आपसे 3 चीज मैं पूछ रहा हूँ, है ना, कि दिस एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए वेक्टर इज गिवन एज ए 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। और बी वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द ए डॉट बी, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि व्हाट इज द ए क्रॉस बी, एंड थर्ड पार्ट में बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी।
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच में क्या एंगल होगा, दो चीजें बताना। तो तीनों का आंसर मुझे बताओ, ए डॉट बी क्या होगा, है ना, ए क्रॉस बी क्या होगा, एंड ए और बी के बीच में एंगल कितना।
नव्य आपका एक आंसर सिर्फ सही है, डॉट प्रोडक्ट वाला। स्नेहा मेरे ख्याल से आपके सारे आंसर सही है। स्नेहा योर ऑल आंसर आर करेक्ट। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान दो आपसे कैसे करते हैं। दो वेक्टर दे दिया गया, वैसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों वेक्टर को मैं प्लॉट करूँ तो ए वेक्टर को मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है सोल्यूशन के लिए प्लॉट करना, लेकिन मैं जस्ट एक ग्राफिकल ले रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर हैं कैसे। तो ए का एक्स कंपोनेंट 3 है तो आप यहाँ पे 3 बना मार्क कर दोगे। ए का वाई कंपोनेंट 4 है तो यहाँ पे 4 मार्क हो जाएगा। तो जो ए वेक्टर होगा ये आपका इस तरह से हो जाएगा, दिस इज द ए वेक्टर। ग्राफिकली ए वेक्टर को हम ऐसे बना सकते हैं। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 4 है और इसका वाई कंपोनेंट आपका 3 है। जो बी वेक्टर होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे एरो आ जाएगा, ये आपका बी वेक्टर हो गया। हाँ, तो ए और बी वेक्टर हो गए। इसके बीच का थीटा एंगल मुझे नहीं पता है कितना है, ए और बी के बीच का एंगल मुझे नहीं पता है कितना है, तो इसके लिए फिर वो फॉर्मूला यूज करना तो बेकार हो जाएगा ना, कि अगर हम वो फॉर्मूला, अगर एंगल पता ही नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या फायदा होगा कि भाई ए डॉट बी की वैल्यू जो होती है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। लेकिन चूंकि आई कैप जे कैप में है तो ये फॉर्मूला यूज करने की वैसे भी जरूरत नहीं है आपको, आप ए की जगह पे ए पुट कर दो, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और सबका सबके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आई कैप डॉट ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 आई कैप डॉट ऑफ 3 जे कैप प्लस आपका हो जाएगा 4 जे कैप डॉट ऑफ 4 आई कैप प्लस आपका हो जाएगा 4 जे कैप डॉट ऑफ 3 जे कैप। ये आपका गया, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आपने पढ़ा कि आई डॉट आई वो तो 1 होता है, तो जब हम इसको फर्दर लिखेंगे तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, 12 आ गया। आई डॉट जे 0 होता है तो सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगी, जे डॉट आई भी 0 होता है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और 4 इंटू 3 12, जे डॉट जे 1 तो 12 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इजिली 24 आ गया। आप ऐसे भी कर लेते हैं कि सिमिलर में ही तो इसमें रिजल्ट आता है, तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई कर दिया, जे के साथ जे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 एंड 12 24 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सिमिलर ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे कि भाई 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है ना, क्रॉस ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। सबको अलग अलग कर दो, यहां से 3 आई कैप प्लस ऑफ 4 आई कैप हो गया, प्लस आपका यहाँ पे आ गया 3 आई कैप क्रॉस ऑफ 3 जे कैप, प्लस आपका हो गया 4 जे कैप क्रॉस ऑफ 4 आई कैप, है ना, और ये यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका 4 जे कैप क्रॉस ऑफ 3 जे कैप, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना आपको, ऐसा आई जे के वाला, तभी तो डायरेक्शन आएगी। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाता है, तो पहला टर्म तो यहाँ पे 0 हो गया। व्हाट इज 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, एंड व्हाट इज आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है, यहाँ पे के कैप आ गया, समझे। एंड 4 इंटू 4 तो 16 हो गया, लेकिन व्हाट इज द जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, यहाँ माइनस के कैप आ गया, और जे क्रॉस ए तो 0 होता है। तो इसका रिजल्ट देखो, वेक्टर क्वांटिटी आ गई -16 के प्लस 9 के कैप, मतलब -7 के कैप, ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट में तो देखो सिर्फ नंबर आया है, ये डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ नंबर नहीं आया है, डायरेक्शन भी आई है माइनस के कैप। तो इस तरह से करते हैं, इसमें इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब पता होता है ना कि इसके बीच में एंगल पता हो। तो ये एंगल तो अभी आपको निकालना है, थर्ड पार्ट में ये तो है कि एंगल बिटवीन द ए एंड बी क्या होगा, ये कैसे निकालना है कि भाई ए और बी के बीच में एंगल जो अननोन है वो कैसे निकालें। तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, कि एंगल निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ ए। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसमें थीटा एंगल बिटवीन द ए वेक्टर ही तो होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही तो होता है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या पड़ेगा। तो ए डॉट बी तो पहले हम निकाल चुके हैं, कितना है 24, है ना, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये तो होता है
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 5 हो गया। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 5 ही आ जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पुट कर दो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब ये आपका 24/25 आ। अब चूंकि ऐसा कोई एंगल हम जानते नहीं कि 24/25 अगर है तो थीटा वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू द कॉस इनवर्स 24/20, है ना। तो ये तरीका होता है कि हाउ टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। और एंगल बिटवीन के लिए हमेशा हम डॉट, वैसे क्रॉस से भी निकाल सकते थे लेकिन मैंने डॉट यूज किया है, डॉट सिंपल होता है ना, कि भाई ए डॉट बी बाई दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा। ये तो 24 आप पहले निकाल चुके हो यहाँ वाला, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5 ले लेंगे तो ये आपका आंसर आ। तो ये आपके तीनों पार्ट है ना। तो ये थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है ना, तो ये थोड़ा सा आपको करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। ये आपको लगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका गैस है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखना आप इसमें, है ना। तो ठीक से पढ़ो और कोई मुझे मैसेज कर देना, एक आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है, अगर किसी स्कूल ने आपको बता दिया है तो, है ना। स्कूल वाले हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, मैं हमें तो नीट और के बारे में ज़्यादा पता होता है ना, लेकिन स्कूल के एग्जामिनेशंस के बारे में स्कूल्स आर वेरी एक्टिव। तो अगर आपके स्कूल्स ने आपको मैसेज किया है कि टर्म 1 का सिलेबस ये है ना, ये मार्क्स स्कीम है ना, और ये डेट तो अभी खैर नहीं आई है, डेट भी आ जाएगी 11th की, तो वो मुझे एक बार मैसेज कर देना कि भाई सिलेबस ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सही से पढ़ेंगे ना, है ना। अगर आपका पेपर आई डोंट नो सीबीएसई सेट, है ना, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, आपका पेपर सीबीएसई सेट करेगा। यस सर। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया है। तो ये तो मेरे लिए इतना रिलीफ हुआ है बता नहीं सकता मैं आपको। एज ए टीचर आई एम वेरी मच रिलीव्ड। नहीं तो परेशान हो जाता था मैं, भाई इस स्कूल में इस पैटर्न पे आ रहा है, अगले स्कूल कुछ दूसरा पूछ रहा है, नहीं किसी ने प्रदीप लगा रखी है, किसी ने एस एल अरोड़ा लगा रखी है, किसी ने मॉडर्न एबीसी लगा रखी है, कोई एनसीईआरटी फॉलो कर रहा सर है ना। हाँ बोलो बेटा। सर डाउट ग्रुप में भेजे हैं। डाउट्स ग्रुप में भेजे हैं आपने, देखता हूँ जरा सा मैं, पहले भेज दिया करो स्नेहा। अच्छा आपने भेज दिया है वो चीज़, अच्छा सिलेबस भेज दिया, ओके थैंक यू थैंक यू।
देवस्मिता सही बोल रहे हो आप। अच्छा स्नेहा नहीं देवस्मिता का है, ठीक है, थैंक यू, सही किया आपने, है ना। तो मैं इसको देख लेता हूँ, मैं इसको देख लूँगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत दिनों बाद गवर्नमेंट सही स्कीम लेके आई है ना, कि भाई एक स्टैंडर्ड पेपर तो होना ही चाहिए 11th में भी। नहीं तो बच्चे क्या होता है कि 11th में कुछ भी ऐसे टाइम पास करते रहते हैं और 12th में जाके फिर वो हिल जाते हैं कि अब तो बोर्ड आ गया, अब क्या करें, है ना। तो 11th में भी स्टैंडर्ड पेपर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपको बस एक चीज़ इंक्लूड और करनी होगी, मैं बता देता हूँ कि अगर सीबीएसई पेपर ले रहा है, नीट का भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जब आएगा नोटिफिकेशन तो मैं बताऊंगा आपको। नीट का तो अभी कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, जब होगा, अभी इस साल तो नहीं हुआ है, इस साल तो एक ही फेज में हो रहा है सितंबर मंथ में। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कुछ चेंज होगा आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपको तो एडवांस में पता चल जाएगा, है ना। तो कुछ अगर चेंज होगा तो आई विल लेट यू नो। तो फिलहाल तो हम वही मान के चल रहे हैं, है ना। तो आप पाएगा, क्योंकि अब आपको बस एक चीज़ और इंक्लूड करनी होगी अपने स्टडी में, अपार्ट फ्रॉम मैंने जो पहले अभी तक आपको बताया हुआ है, एक एक्स्ट्रा बुक आपको एग्जाम्पलर करनी होगी। पहली बुक तो आपकी होगी पेस की मॉड्यूल, है ना, कि पेस का मॉड्यूल कर लो। दूसरा आपका एनसीईआरटी आपको मैंने बोला ही था। और थर्ड बुक जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी होगी आप, है ना। इससे क्या होगा ना, आप जो पेपर लेंगे वो काफ़ी कुछ एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन ही होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना, काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता, तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक में हम वेक्टर ही कंटिन्यू करेंगे अभी, राइट, ओके, बाय बाय, Thank you, बाय बाय, sir. Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय। सर, हाँ बोलो बेटा। सर आज के रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दीजिएगा ना। हाँ भेज देता हूँ मैं आपको लिंक, कल भेजा था क्या मैंने? नो सर। अच्छा मैं दोनों भेज देता हूँ एक साथ ही, लिंक मैं ग्रुप में थैंक यू भेज, सर। कोई नया स्टूडेंट है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेगा भाई, डाउट ग्रुप, मुझे मैसेज कर दो, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। सूर्यवीर आपको मेरा नंबर तो आपको पता ही है, उसमें मैसेज कर दो एक बार, देन आई विल इंक्लूड इन द डाउट ग्रुप। वैसे कर ही दूंगा, आपका नंबर मुझे मेरे पास आया हुआ है, तो आई विल इंक्लूड इन द डाउट ग्रुप, है ना। ये ओके